4 चीनी मिलें चलाता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, सबके पीछे एक और ऐसे बहुत प्रोजेक्ट करता हूँ। अब 2,500 करोड़ के टर्नओवर हो गए, पर इस सब के पीछे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। अब उससे डिवीजन कर दिया, क्योंकि मैं जो सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ वो अलग है, और जो मेरे लड़कों को का उनका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, उनको लेना देना नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा व्यवसाय तुम अलग कर लो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। पर यह करने के साथ साथ एक अनुभव मेरे यहाँ का मैं आपको बता दूँ। मेरे यहाँ अप्रैल और मई में जो पंप चलता था 3 हॉर्स पावर का, मेरे पास 3 कुएँ थे, 1 घंटा चलता था। अब इसी आइडिया का उपयोग मेरे हमारे चंद्रभागा नदी, हमारे विधायक आशीष देशमुख है वहाँ से, और वो अब पूरे गांव में हमने नदी का भी खोलीकरण रुंदीकरण हुआ, नाले का भी हुआ, और मैं खुद जिसका फ़ायदा मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 कुएँ हैं, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप है, 60 एकड़ का इरिगेशन है, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि मेरा कृषि उत्पादन में बहुत अच्छे प्रयोग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है। 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ, क्योंकि मैंने वो हमारा खाद है, विशेष रूप से प्रेस मड और स्पेंट वॉश से बनता है, भू सुरक्षा, वो इतना अच्छा है कि मुझे 1 एकड़ में, वैसे 1 एकड़ एवरेज, वैसे 10 एकड़ गन्ना था। फिर तुअर लगाई, ऑर्गेनिक तुअर 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। अब मैंने जो 350 क्विंटल तुअर हुई थी उसकी दाल बनाई, दाल बनाने के बाद उसका ब्रांडिंग किया, और अभी मैं जो दाल के भाव है उससे लगभग 5-10 रुपये के फ़र्क से मैं रेसिडो फ्री अब ये दाल बेचता हूँ, उसका ब्रांडिंग हो गया, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को कहने की। अभी जो हमारे कोऑपरेटिव स्टोर में रखता हूँ, तो मैं इस बार 40-45 लाख की दाल मेरे खेत की बेची जाएगी। फिर मैंने उसके दुकानें खोली प्रयोग करने के लिए। मेरे यहाँ 1-1 किलो का अनाज हुआ, अपना प्याज हुआ, 1 किलो का प्याज, और मैंने हिमाचल से सीड लाया। सीड लाने में उसकी टेस्ट इतनी अच्छी है कि वो प्याज खा रहे कि सफरचंद खा रहे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ के नागपुर के लोगों ने खाए, बहुत पसंद किया। तो प्याज हुआ, तुअर की दाल हुई, और इस बार ये सब करते समय मैंने कहा कि किसानों को बचत करनी है तो पहली बार डीजल मुक्त करना चाहिए। तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, मेरे घर पर सोलर के पैनल लगे हुए हैं, मेरा ट्रैक्टर उसी पे चार्ज होता है, तो मेरा डीजल का खर्चा 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में खेती होती है। ड्रोन से स्प्रेइंग होता है, और अभी मेरे पास, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और सब डंडा लेके बैठा हूँ, सब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट गाड़ी वालों के पीछे। तो मैंने कहा कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए इलेक्ट्रिक पर, बायो सीएनजी और इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन पर, हाइड्रोजन पर, और अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल पे चाहिए, ताकि किसान की बचत 1 से 1.5 लाख रुपए साल की होगी। और अगर आप नहीं करोगे 1 साल में, तो मैंने यूरो 6 के एमिशन नाम की फाइल दिखा दी उनको, तुम सीधे चलो करो, नहीं तो साइन करके, बोले साहब 1.5 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी, बोले चूल्हे में जाओ, ये करना है क्या, तो ट्रैक्टर दिखाओ। अभी आइशर कंपनी का मेरे पास ट्रैक्टर आया, अब फ्लेक्स इंजन का बना, इलेक्ट्रिक का बना। अब मैंने कहा हार्वेस्टर भी इसके बनाओ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी इसको बनाओ। मैं अभी इस कार्यक्रम में आया हूँ, मेरी गाड़ी है इनोवा की टोयोटो। इनोवा कंपनी जानते, टोयोटो कंपनी जानते, इनोवा गाड़ी जानते, बहुत पॉपुलर है। मेरी गाड़ी फ्लेक्स इंजन पर है, जो बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ, परली से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल की कीमत 65 रुपये लीटर है, और पेट्रोल की कीमत आज 120 रुपये, अभी बढ़ रही 3 रुपये और। तो मैं अभी ये गाड़ी 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी का खर्चा पेट्रोल की तुलना में एवरेज अगर आप लेंगे, 1.5 साल से मैं चलाता हूँ, गाड़ी चलती है, तो उसका खर्चा, उसका एवरेज है 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाता है। यानी इधर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो मेरा कहना है कि पानी से लेकर कितने अच्छे परिणाम निकल सकते देखो। और हमारा किसान ईंधन दाता जो है वो अभी ऊर्जा दाता भी बना है। अब ऊर्जा दाता नहीं तो आगे चलकर वो बिटुमिन दाता भी बन गया है। ये जो राइस स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ और बगास, इसका बिटुमिन बना,
और सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और CSIR ने प्रयोग करके जब बनाया, तो ये आशीष जायसवाल जी बैठे हैं, इनके यहाँ मनसर करके गांव है, ये नागपुर जबलपुर रोड पर, वहाँ 1 किलोमीटर रोड हमने किसानों ने तैयार किए, बिटुमेन जो तैयार किया वो बायोमास से तैयार किया, और उसका 1 किलोमीटर रोड सक्सेसफुली हुआ। और अब मैंने उनको कहा कि ऐसे सरकारी काम मत करो, अब ये टेक्नोलॉजी बेचो। तो दिल्ली में मेरे हाथ से 25 लोगों ने टेक्नोलॉजी खरीदी की है इंडस्ट्री ने। अब हम बिटुमिन भी किसान के द्वारा तैयार होगा, यानी इथेनॉल तैयार हो गया, बिटुमिन आ गया, अब हवाई ईंधन ये भी तैयार हुआ। अब पानी का उपयोग करके देखो, तुम यहाँ बाद में मिलेंगे, तुम्हें बाद में बात करेंगे, नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ। इरिगेशन का, उसके लिए उनके कुछ मांगे हैं, ये व्यासपीठ उचित नहीं है, उनकी बात का जरूर सुलझाएंगे। तो पहली बात यह हुई है कि अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, ईंधन दाता से हवाई ईंधन दाता बना। स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज हमारे देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर आया। ईवा, उसके बाद विस्तारा कंपनी का भी आया, और आज ये स्थिति आई है कि विशेष रूप से आने वाले समय में हमारे एविएशन फ्यूल में 5% हम लोग बायो एविएशन फ्यूल डालेंगे, तो वो भी किसान का स्तोत्र बनेगा। अब हमें पानी से बायोमास का जनरेशन बढ़ाना है और उसी से किसान को समृद्ध संपन्न करना है। तो इसमें सबका मूल है पानी, और इसलिए जो पानी बढ़ेगा, मैं कल बारामती में था हमारे पालकी मार्ग पर, और उसमें विशेष रूप से अनेक तालाब बने, और वो तालाब के कारण आजू बाजू के कुएं का पानी का स्तर बढ़ा। अभी हमारे यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, कल वो VC साहब आने वाले हैं, वहाँ 36 तालाब बने। बुल्ढाना पैटर्न में अजिंठा से बुल्ढाना तक, वो भी वहाँ के प्रतापराव जाधव मंत्री है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ के करीब 17,000 किसान धनगर समाज के माइग्रेट होते थे, और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वाटर कंजर्वेशन के कारण पानी की लेवल बढ़ गई, अब कोई भी नहीं जाता। और इसलिए अभी हमने मदर डेयरी को लाया, अब किसानों के लिए 5 लाख 6 लाख लीटर दूध लेते हैं, अब 50 लाख लीटर लेने की योजना बनाई है, तो किसान को पूरक धंधा मिलेगा। और ये जो डेयरी के लिए जो ग्रीन ग्रास है, अब ये लगाने लगे लोग, ये दिवे साहब बैठे यहाँ, वो उसको, वो जो पूरा ग्रीन घास जो है उसको पैक करते प्लास्टिक के फिल्म में, और वो साल भर ग्रीन घास मिलता है। तो धीरे धीरे एक पानी से किसान की समृद्धता और संपन्नता बढ़ने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे इन सब प्रयासों से हमारे किसानों की आत्महत्या रुकेगी, ऐसा ब्रॉड कार्यक्रम हमारा था। और इसका मूल था जल संवर्धन, और जल संवर्धन का ये जो विशेष रूप से जो कार्यक्रम विदर्भ तक हम सीमित थे, तो आज 2 प्रकार का कार्यक्रम है। आज की जो परिषद है वो हमारी जल संवाद के नाम से है, और कल जो कार्यक्रम है उसमें पानी में काम करने वाले विशेष रूप से फिल्म अभिनेता आमिर खान जी, नाना पाटेकर जी, मकरंद अनसपुरी जी आने वाले हैं। और हमने ये किया कि विदर्भ अभी सब जगह करना चाहिए देश में, पर हमारी ताकत सीमित है, और ये ताकत जो सीमित है, तो हमने ये तय किया कि पहले विदर्भ से शुरुआत करें, और तागे लाकर ये मूवमेंट देश तक, आगे कोने कोने तक जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये जो कल का कार्यक्रम है, इसमें हमने विदर्भ में जितनी ग्राम पंचायत है उनके सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, और वहाँ के जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी MLA, MPs सबको बुलाया,
और अब हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हर एमएलए एमपी वहाँ के लोग अपने क्षेत्र में शुरू करें। तो अभी समीर कुणावार जी ने मुझे कहा कि हमारा डीपीआर बनाने का है, तो को टेक्निकल रिपोर्ट होता है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप हमको लिखिए, हमारी टेक्निकल टीम है, हम फ्री ऑफ चार्ज विदर्भ में जितने गांवों में जल संवर्धन का काम करेंगे उतने डीपीआर हम फ्री ऑफ चार्ज आपको बना कर देंगे, हम मदद करेंगे। इसके लिए और रिटायर्ड लोगों का सहयोग लेंगे। और डीपीआर बनने के बाद मैंने आशीष जायसवाल जी को एक बात कही कि सरकार के तरफ तो हो गए, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक समय ऐसी योजना तैयार करो कि जिसमें लोग का सहभाग हो। लोक सहभाग एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहीं गांव के 2-4 ट्रैक्टर वाले आ जाए, एक आधा प्रोक्लेन मशीन है, जेसीबी है, वो कहीं से हमें मिले। और विशेष रूप से हमारे यहाँ, मैं जिस गांव में हूँ वो गांव भी डार्क एरिया में आता है, कलमेश्वर तालुका, फिर काटोल नरखेड़ वही स्थिति है, वरुण मोर्शी वही है, वो तीनों सब एमएलए यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि नदी नालों का खुलीकरण करेंगे, तालाब की जो मिट्टी है उसको निकाल कर उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो डैम है उसमें की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और जल संवर्धन और जल भरण के जो अनेक योजनाएं हैं वो अगर कार्यान्वित करेंगे तो हमारे यहाँ की वाटर लेवल बढ़ेगी। आप देखिए सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो हर महीने में पैसा डिपॉजिट करते हैं और रिटायर होने के बाद फिर वो पैसे से उनका उधर निर्वाह होता है। पानी ऐसी चीज़ है कि हम पानी को डिपॉजिट करते जाएंगे और जल स्तर को बढ़ाते जाएंगे। और ये बात है कि सुधीर जी ने अभी यहाँ 50 करोड़ पेड़ लगाए। आज उनको इसलिए बुलाया कि पानी जहाँ आएगा वहाँ पेड़ लगाना पड़ेगा। अब पेड़ बाम्बू के लगाना है क्योंकि वेस्टलैंड जो पड़ी ज़मीन है बहुत बड़ी है। हमारी जितने ज़मीन में हम क्रॉप निकालते हैं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन वेस्टलैंड है। वो मोहन धारिया जी थे, अन्ना, उनका रिपोर्ट है। और इसलिए उस वेस्टलैंड में हम बाम्बू लगाएंगे। और मैंने अभी इसके ऊपर काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हुआ है कि बाम्बू के 8-8 mm के टुकड़े निकालेंगे वो टुकड़े निकालकर हम वाइट कोल करके उसको उपयोग में लाएंगे। तो 4000 कैलोरी वैल्यू होगी तो 4000 करोड़ उसका कीमत कोयले के बराबर मिलेगी। और ये कोयले का अल्टरनेटिव करके यूज़ होगा। और ये अगर होगा तो ये पूरी वेस्टलैंड ग्रीन हो जाएगी, तो ग्रीन कवरेज बढ़ेगा। और बाम्बू ये ग्रास है और हर बार वो काटेंगे फिर नया आएगा, तो एक तरफ पर्यावरण की भी रक्षा होगी, युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक प्रकार से गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होगी। और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में जल संवर्धन की ये जो मूवमेंट है इसको आगे ले जाना है। जहाँ जल संग्रह बड़ा है वहाँ कुएं पर इलेक्ट्रिक पंप के बजाय सोलर पंप ही लगाना आग्रह से। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कहा, वो अभी कोई इलेक्ट्रिक पंप ही नहीं दे रहे, सोलर पंप दे रहे हैं। और सोलर पंप के कारण ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ऊर्जा है। और दूसरी ओर ये पानी से ड्रिप लगाएंगे। अब आगे की बात तो बहुत बड़ी है कि हम जैसे ये जल में काम करते हुए मैं किसानों में भी 21 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे 5 लाख किसान हमारे इसको फॉलो करते हैं। हमारा एग्रो विजन होता है, लाखों किसान आते हैं, 40 वर्कशॉप होते हैं। अभी हमने AI इन एग्रीकल्चर शुरू किया। वह AI इन एग्रीकल्चर ऐसा है कि मेरे खेत में एक छोटा वेदर स्टेशन लगा है, मॉइस्चर गिनने का मशीन लगा हुआ है, और मेरे खेत का उसका कनेक्टिविटी अमेरिकन सैटेलाइट से है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हमें रिपोर्ट भेजता है। हमने SOP बनी है बारामती विज्ञान केंद्र के साथ, गन्ने की, तुअर की और ऑरेंज की। हमने 3 SOP बनाई है। मैं परसों दिल्ली उतरा तो मुझे SMS आया, मेरे खेत के फोटो आए और उसमें लिखा था कि अभी पानी की ज़रूरत है। 8 दिन के बाद ये नया डिसीज आने की संभावना है गन्ने पर, ये स्प्रे मारना चाहिए क्योंकि SOP बनाई है उसकी। अब स्थिति ऐसी है कि जब 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़ केवल AI का खर्चा है और विदर्भ में संतरा होता है। मैं किसानों को लेके वेलेंशिया गया था, स्पेन,
तो वैलेंशिया में जाकर वहाँ से हमने 1 एकड़ में वहाँ 25 से 30 क्विंटल 30 टन संतरा होता है और हमारे यहाँ 3 से 5 टन होता है। तब हमारे ध्यान में आया कि उसकी एसओपी बनाकर अगर पानी ठीक से मिलता है तो हम 15 से 20 टन गए तो किसान का कितना फायदा होगा। और इसलिए अल्टीमेट उसका एआई है, और एआई उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, उसके साथ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, उत्पादन खर्चे को कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाएंगे और फिर उसका मार्केटिंग करेंगे। पर जब तक खेत में कुएं में पानी नहीं होगा तो संतरे को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संवर्धन करना यह एक स्टेप है और इसके बाद इंटीग्रेशन में आगे तक जाना ये हमारा उद्दिष्ट है। और इस मिशन को जब आखिरी स्तर तक जाएंगे तभी होगा कि जब हर किसान समृद्ध संपन्न होगा, हर किसान की आमदनी बढ़ेगी, गांव स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे और ये जो उत्पादन किया हुआ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट तक चला जाएगा। तब वहाँ कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। हम इसमें सब जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का ग्रुप है, इंटीग्रेटेड है, पर मूल संबंध पानी से है। और हमारे यहाँ की समस्या यही है कि पानी का अभाव। एक बहुत बड़ी भगवान ने कुदरत में भगवान का जैसी इच्छा वैसे ही होता है। पानी की समस्या ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल उतनी नहीं है। हमारे यहाँ 450 फीट जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। पानी की समस्या की शुरुआत होती, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, पानी की समस्या की शुरुआत होती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये मुख्य तो यहाँ ज़्यादा समस्या है और इसमें भी कुछ डार्क जोन है और इसलिए सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। इसने किसी ने तो ये भाषण में कहा कि वाटर ग्रिड बनना चाहिए। हमने योजना तैयार की। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था 49 एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में लेना और उसको बाढ़ मुक्त करना, अभी केन बेतवा उसी का भाग था। और धीरे धीरे ये पानी जो है ये जहाँ एक्सेस वाटर है वो दूसरी जगह ले जाना, गंगा से कावेरी की कनेक्टिविटी। अब देखो इन्होंने बात बताई कि भविष्य में पानी की स्थिति कैसे होगी। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का एक पोलावरम डैम है, मैंने उसको पैसे दिए, मैं 5-6 बार वहाँ गया हूँ, काफ़ी पूरा हुआ है। वो गोदावरी के ऊपर है और गोदावरी का पानी जो है वो डैम बनने के बाद 1300 टीएमसी पानी आगे वो जो है राजमुंद्री उधर समुद्र में जाती है, गोदावरी पूरा पानी समुद्र में जाता है। आज नर्मदा का पानी गुजरात के बाद आगे समुद्र में जाता है। तो आने वाले समय में हमें ये जो स्वीट वाटर है इसको बचाना होगा। और ये जो पानी है उसके लिए हमने योजना बनाई थी कि ये जो गोदावरी का एक्सेस पानी ये छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से आता है। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है, वहाँ भविष्य में कोई डैम बनाना ही संभव नहीं है क्योंकि इतना थिक फॉरेस्ट है। तो जो इंद्रावती से लेकर बाकी नदियाँ आती है और आगे पानी समुद्र में जाता है गोदावरी में मिलकर। तो योजना बनाई थी कि गोदावरी का एक्सेस वाटर ये पेनार में, पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में, तो ये तमिलनाडु के टेल एंड तक जाता है। और तमिलनाडु के मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया। वैसे मैं जब मंत्री था तो 23 झगड़े 1970 से चल रहे थे, तो उसमें 17 मैंने सुलझाए। तो मैं दरवाज़ा बंद करता था और बोलता था अभी सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खोलता। तो थोड़े विवाद होते थे पर 17 छूट गए। अब प्रश्न ये है कि पानी को बाढ़ मुक्त अगर देश बनाएंगे तो बहुत नुकसान बचेगा और एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में जाएगा तो ये वाटर ग्रिड बनेगा। और ये वाटर ग्रिड बनाने का भी बहुत बड़ी योजना है और ये प्रोजेक्ट की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। पर मुझे लगता है कोई बोलता है छोटे बनाओ, मध्यम बनाओ, मीडियम बनाओ। भाई जिसको जो बनाना बनाओ ना, हमारा तो फुकट का काम है, हम तो फुकट में तालाब बना रहे हैं। हमें NHAI को मिट्टी लगती है, खोदते हैं, रोड पे डालते हैं तो बस तालाब बन जाता है। नदी नालों का खोलीकरण होता है। तो जिसको जिस मार्ग से जाना है पानी का संरक्षण करो, पानी को बचाओ, पानी का स्टोरेज बढ़ाओ, जल संवर्धन करो ज़्यादा
ताकि वाटर लेवल बढ़े, और ये जो पानी है बाढ़ से आकर जो नुकसान करता है वो ना करे। इसके बारे में एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग के आधार पर हमें देश में काम करना होगा। हमारे 25 साल पूरे हुए। अब 25 साल पूरे होने के बाद अब हमारी कोशिश है कि हम मदद करेंगे, पर ये जन आंदोलन बने, ये लोग पब्लिक मूवमेंट बने, और पब्लिक मूवमेंट में जो ग्राम पंचायत के सदस्यों से लेकर एमएलए तक है वो आगे आए, और कुछ जगह पर जहां सरकार की मदद हो सकती कि डीजल डालने के लिए, बाकी कुछ खर्चों के लिए जाए, और लोग भी कुछ श्रमदान करें। और ये काम अगर यशस्वी होता है तो लाइफ लॉन्ग परमानेंटली उन गांवों की समस्या सुलझाई जा सकती है। जिस क्षेत्र में हमारी पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था ने काम किया उसके परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं। वो गांव समृद्ध संपन्न हुए हैं। उस गांव के कुएं में पानी आया, सोलर पंप लग गया, किसानों का उत्पादन बढ़ा और किसान कर्जमुक्त होने लगा। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और इसलिए यही भाव से लेकर ये और जनता तक जाए, इसलिए आज जल संवाद है, कल जल क्रांति परिषद है, और दोनों कार्यक्रमों के द्वारा हम सभी लोकप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को, विशेष रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है, और सबको एक दिशा में प्रयास करने के बारे में चिंतन करने वाले हैं। और जो जो अपने हिसाब से जो है वो करेगा, आवश्यकता नहीं है हम कह रहे वही करो। आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन होगा तो वो करो, पर पानी रुकना चाहिए, वाटर लेवल बढ़नी चाहिए। और हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो धीरे धीरे किसान समृद्ध संपन्न बने, उसके साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। जो सुधीर भाव ने 50 करोड़ पेड़ लगाए उसको ई टैग किया है। और बाम्बू ऐसा है कि बाम्बू अगर हम लगाएंगे तो उसके कारण ये ऊर्जा तैयार होगी। केवल मैंने जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लिया, मेरे लड़के को जो पावर प्रोजेक्ट है उसको 300 ट्रक बाम्बू रोज का लगेगा, 8 mm के टुकड़े, और जब एक्सपेंशन होगा तो 600 ट्रक लगेगा। तो हिसाब करने लगा घाटे का, मैंने ये मत करो। अब हम लोग ये योजना कर रहे हैं कि किसान वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाए, और कोई खरीदना नहीं वाला तो हम लेते हैं, हमें यहाँ कोचा कर ला कर दे, और कम पैसे में उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हुई। तो डीजल पर बजाय ट्रैक्टर सीएनजी पर, इथेनॉल पर चले, इलेक्ट्रिक पर चले। जो कटिंग मशीन है उसके लिए कैसा सस्ता करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके किसान को 2 पैसे कैसे मिलेंगे, और पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी। मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं कि आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये विषय एक दूसरे से संबंधित है, और उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके अगर हम आगे जाएंगे तो हम निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी दुनिया में चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। ये भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो के सभा में ये भाषण दिया और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। इसका अर्थ है कि हर गांव में रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को मिलना चाहिए, शिक्षा की अच्छी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल होनी चाहिए, गांव में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, गांव स्वच्छ होना चाहिए, और यह सब संभव है। अभी हमने 80 लाख टन कचरा जो लीगेसी वेस्ट थी उसको सेग्रीगेट किया और रोड में डाल दिया। ये दिल्ली में UR2 बना है और दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इसमें भी हमने कचरा डाला, अहमदाबाद डोलेरो में भी डाला। और एक तो मथुरा में ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जो 80 MLD गंदा पानी था मथुरा का, उसको हाइब्रिड एन्यूटी में एक प्रोजेक्ट बनाया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे, उनको मैंने बुलाया कि तुम पानी कहाँ से लेते हो मथुरा में? बोले यूपी सरकार से। तो आप कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़। मैंने बोला आपको 20 करोड़ में पानी देता हूँ। और वहाँ हाइब्रिड एन्यूटी में करीब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 40 करोड़ में बन गया। और वो पानी इंडियन ऑयल ले रही और फुकट में 80 MLD गंदा पानी मथुरा का शुद्ध हुआ। ऐसे अनेक इनोवेटिव मॉडल्स हैं जिससे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हर चीज़ को सरकार के तरफ देखेंगे तो सरकार में भी इतना बजट नहीं है। जितने बड़े बड़े काम हमको करने हैं उसके लिए सरकार के पास भी पैसे की कमी है।
हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। मैं दो बातों को जो मैं अपने जीवन में एक सिद्धांत के रूप में मानता हूँ, वो दो बातें, दो फिलॉसफीज हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ. किसी सामान्य व्यक्ति को अच्छा नेता मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, तो वह असामान्य बन जाता है. और इसलिए समय के अनुसार टेक्नोलॉजी भी बदल रही है. जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं. कालाय तस्मै नमः. उद्दिष्ट एक है, प्रगति और विकास का भाव एक है, और उसके माध्यम समय के अनुसार, रिसर्च के अनुसार बदलते रहेंगे. और ये कठिन है पर असंभव नहीं है. और जब इसका पूरा प्रयास यशस्वी होगा तो हम कह सकेंगे कि हम पर्यावरण के दृष्टि से दुनिया के बराबर है. और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विचार है और एक दूसरे कोई किसी एक दो नेता के बस का नहीं है. इसको जन आंदोलन करना पड़ेगा और जन आंदोलन करते समय एक से दूसरे विषय को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. और धीरे धीरे गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए, पर्यावरण के दृष्टि से देश की रक्षा करते हुए हमको आगे जाना होगा. मुझे विश्वास है कि हमारे 25 साल का जो कुछ काम करने का हमको मौका मिला है, उसमें लोगों के सहकार्य के बिना हम नहीं कर पाए. जिन जिन लोगों ने निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थी भाव से ये पूरा काम किया और आज भी लोग कर रहे हैं, वो कन्विक्शन के लिए कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए कर रहे हैं. कोई पैसा नहीं मिल रहा किसी को, पर समाज में अगर रहते, देश में रहते, तो आखिर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं. सब चीज़ फुकट में क्यों मिलनी चाहिए. हम भी हमारे प्रयासों से थोड़ा बहुत कुछ करेंगे. ये भाव जगाकर इसको एक जन आंदोलन बनाना, ये 25 साल पूरे होने के बाद का हमारा एक प्रयास है. हमारा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र तक है और उसमें भी पूर्ति समृद्धि सिंचन योजना वालों का, कल्याणकारी संस्था का अभी विदर्भ तक सीमित है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है इतना काम करने की. पर मुझे मालूम है कि आप जैसे हजारों लोग इसी उद्दिष्ट से जुड़ जाएंगे और हम सब लोग मिलकर एक उद्दिष्ट के लिए काम करेंगे, तो शायद हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले हम लोग जरूर होंगे, पर हमारा उद्दिष्ट एक है. तो एक दिन निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन. ये जो गीत था उसके अनुसार हम सबको सफलता मिलेगी और वो सफलता मिलनी चाहिए. यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है. आप सबके अच्छे सुझाव, आपका मार्गदर्शन सब लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब महानेताओं ने किया है. हमारे यहाँ आज हमने सबका नोटिंग किया है, सबके भाषणों को लिख कर रखा है और हमारी कार्यकारिणी में हम उसका चिंतन करेंगे. और आप लोगों से जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो सीखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उद्दिष्ट के ओर जाने की कोशिश करेंगे. और उद्दिष्ट पूरा करने के लिए जो जो लोग हैं, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कोई किसी पार्टी का हो, सबको हम बुलाते हैं और सबको साथ में लेकर ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, हमारे देश को पर्यावरण के दृष्टि से प्रदूषण मुक्त करना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से मुक्त करना, और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे गांवों को और किसानों को समृद्ध बनाना, ये एक लंबी प्रक्रिया है, कठिन काम है. पर हम इसमें कुछ ना, जैसे उन्होंने कहा कि वो छोटी सी चीटी कह रही थी कि जब ये आग बुझ गई, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में हमारा नाम होगा. तो यही महत्वपूर्ण है. जितनी बुझ सकती है उतनी बुझाएंगे, चलते रहेंगे. यही हमारे सामाजिक दायित्व का, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भाव है. और मुझे खुशी है कि हमारे देश के अनेक प्रख्यात इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज जल संवाद के कार्यक्रम में निमित्त उपस्थित रहे हैं. मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं. और कल का जो जल क्रांति परिषद है,
वो बहुत बड़े प्रमाण पर है और वही मोटिवेशन हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा, इसका प्रयास है। आमिर खान जी, नाना पाटेकर जी, मकरंद जी सब आने वाले हैं, उसमें भी आप उपस्थित रहिए और उसमें भी जो जो संभव होगा आपका योगदान जरूर होगा। मैं फिर से एक बार आपके उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी विचारों के लिए हम आपके हृदयपूर्वक आभारी हैं। Your words have truly reinforced the importance of collective responsibility towards water conservation and nation building. इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल दत्त जामदार